वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। फाइनली जीएसटीआर 9 और 9C के फॉर्म आ चुके हैं। हम डिटेल में जानते हैं जीएसटीआर 9 9C किसे फाइल करनी है, कब तक करनी है। और सबसे शानदार चीज ये है, इस बार जीएसटीआर 9 के फॉर्म में कुछ चेंजिंग की गई है, जिससे हमारा काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं किस तरह से जीएसटीआर 9 9C की रिटर्न्स आप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जीएसटीआर 9 और 9C क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस फाइनेंशियल ईयर की अब हम जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे वो है फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जो भी आपने R1 और 3B में काम किया है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की आपको गड़बड़ लगती है या फिर आपका जो बुक्स का जो डेटा है वो पोर्टल के डेटा से मैच नहीं कर रहा है, तो उन सभी गलतियों को सुधारने का आपके पास में आखिरी मौका है। और ये सारी गलतियां सुधारी जा सकती है जीएसटीआर 9 के अंदर। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न होती है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में इसे फाइल किया जाता है। यहाँ पे एक जनरल सा क्वेश्चन निकल के आता है कि सर जीएसटीआर 9 और 9C किसे फाइल करनी है। तो जैसे आमतौर पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टर्नओवर की जो लिमिट होती है वो ये होती है कि अगर आप रेगुलर के अंदर है, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने रेगुलर लेके रखा है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है, तो क्या मुझे 9 फाइल करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जीएसटी पोर्टल पे इसके फॉर्म मिलेंगे। तो अगर आप करना चाहें तो फाइल कर सकते हैं। फायदा क्या है 9 फाइल करने का? फायदा ये है कि आपके पास में एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा जो आपकी बुक्स की पीएनएल से मैच करेगा कि भाई आपने पूरे साल में ये काम किया है। और अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो आप उसे जीएसटीआर 9 में सुधार सकते हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बताऊं तो आपका टर्नओवर कितना भी हो, 9 की ड्राफ्टिंग आपको कर ही लेनी चाहिए। इससे हमें फायदा ही मिलता है, हमारी टैक्स की कोई लायबिलिटी जो छूट चुकी होती है उसके बारे में भी पता चल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो ड्राफ्टिंग है उससे आपका आईटीसी लॉस होने से बच जाता है। वो कैसे होगा ये डिटेल में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है। और ध्यान रखें, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको 9C भी फाइल करना कंपलसरी है। यानी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होने पर सिर्फ 9 फाइल करेंगे। टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो जीएसटीआर 9 के साथ में आप 9C भी फाइल करेंगे, यानी डबल रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। अब सवाल निकल के आता है, सर जीएसटीआर 9C क्या है। जीएसटीआर 9C को पहले ऑडिट कहते थे और उसमें सीए कंपलसरी होता था। अभी जो जीएसटीआर 9C है वो एक तरीके से सेल्फ असेसमेंट है, इसमें सीए कंपलसरी नहीं है। बात को समझना, देखिए जीएसटीआर 9 क्या है। जीएसटीआर 9 के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको एक डेटा देती है। बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 को, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपने पूरे साल 12 तो R1 लगाई है और 12 ही आपने जीएसटीआर 3B लगाई है। तो गवर्नमेंट ने पूरे साल के R1 और 3B को सम किया, यानी जोड़ा, और एक जीएसटीआर 9 का फॉर्म निकाल के दे दिया। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो पूरे साल का आप निकाल लो, क्योंकि उसकी अभी रिसेंटली ऑडिट भी हुई है। तो वो डेटा आप निकाल लो और जीएसटी पोर्टल के डेटा से मैच कर लो। अब अगर आपको लगता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जीएसटी पोर्टल के डेटा से मैच नहीं कर रहा है, तो उस गलती को सुधारने के लिए आप 9 के अंदर एडिट कर लो। तो अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो जीएसटीआर 9 यही है। लेकिन 9C क्या है? 9C के अंदर कोई गलतियां सही नहीं होती है, मैं क्लियर कर दूं। जीएसटीआर 9C में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां सही नहीं होती है। जीएसटीआर 9C एक तरीके से रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग का मतलब ये हुआ कि जीएसटीआर 9C में हम क्या करते हैं कि भाई बुक्स में तो ये डेटा है और जीएसटीआर 9 में ये डेटा है, और अगर कहीं डिफरेंस है तो वो डिफरेंस 9C में मेंशन किया जाता है, और वो डिफरेंस क्यों हुआ उसका रीजन मेंशन किया जाता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप अपनी जीएसटीआर 9 इस तरह से तैयार करें कि 9C में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आए। यहाँ पे मैं अपडेट और दे दूं आपको, जीएसटीआर 9 में किसी भी प्रकार की आईटीसी क्लेम नहीं हो सकती है। मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख के रखा है, कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात को समझिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि आपकी पूरे साल की जो भी गलतियां हैं उन सभी गलतियों को आप जीएसटीआर 9 में सुधार सकते हैं। गलतियां किस प्रकार की? टैक्स पेमेंट की। जैसे मान लीजिए कि आपको पता चला जब आप जीएसटीआर 9 की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, बना रहे थे, कि भाई 10,000 रुपीज की कोई सेल्स है वो दिखाई नहीं गई रेगुलर रिटर्न्स के अंदर और उसका टैक्स भी पे नहीं किया गया।
तो वो आप मेंशन कर सकते हैं 9 में और DRC03 फॉर्म यूज करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि भाई आपने कोई 1 लाख रुपीस की आईटीसी क्लेम नहीं की, तो वो जीएसटीआर 9 में क्लेम नहीं हो सकती है। तो बात को समझिए, जीएसटीआर 9 और 9C की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई नवंबर एंड होने के बाद में मैं 9 और 9C प्रिपेयर करना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी 9 और 9C इसी महीने से रेडी करना शुरू कर देना है, जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, यानी आपको डेटा पूरा तैयार कर लेना है। अब बात को समझिए कि जब आप डेटा तैयार कर रहे हैं तो आपको पता चला कि भाई 1 लाख रुपीस की जो सेल है वो आपकी छूट गई है, तो आप उसे 9 में सही ना करें। जो रेगुलर रिटर्न है, जैसे रेगुलर रिटर्न अभी कौन सी चल रही है, सितंबर मंथ की रिटर्न चल रही है, फिर अक्टूबर मंथ की रिटर्न चल रही है, तो उसी में ही आप उसे सही कर लीजिएगा, जिससे 9 के अंदर डेटा प्रॉपर सही हो जाएगा। क्योंकि बात को समझो, आपको पता चला कि भाई शर्मा जी है कोई और उनका 1 लाख रुपए का आईटीसी हमें नहीं मिला और वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर की गलतियों को 30 नवंबर तक सुधारा जा सकता है। यानी जो करंट मंथ सितंबर मंथ की रिटर्न चल रही है उसमें भी सुधार सकते हैं, अक्टूबर मंथ की रिटर्न में भी सुधार सकते हैं। तो आपको गलती पता चल गई, तो आपने सितंबर की रिटर्न या अक्टूबर की रिटर्न में उसे सही कर लिया और वो आईटीसी आपको मिल गई। लेकिन वही अगर आप 9 का डेटा 30 नवंबर के बाद में बनाना शुरू करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि शर्मा जी की आईटीसी 1 लाख रुपए क्लेम नहीं की, तो वो आईटीसी आपकी लैप्स हो जाएगी, क्योंकि आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो बात को थोड़ा सा सीरियस लेना है। 9 के फॉर्म आपको अभी तैयार करने हैं, लेकिन फाइल 30 नवंबर के बाद में करनी है। तो हो सकता है कि कुछ लॉजिक आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं भी हो रहा तो क्लास पूरी वॉच कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो 9C है वो सिर्फ डिफरेंस मेंशन करेगा, गलतियों को सही नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो जीएसटीआर 9 है इसमें सेल्स और परचेज का डेटा ऑटो ड्राफ्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस डेटा को हम बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो एडिट करके फाइल कर देंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जीएसटीआर 9 के अंदर जो डेटा आप डालोगे वो बुक्स के बिहाफ पे डालोगे, यानी आपके जो बुक्स की ऑडिट हो चुकी है, जो आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें जो पीएनएल आके रखा है या बैलेंस शीट आके रखा है, उसके हिसाब से डेटा आपका अपडेट होना चाहिए जीएसटी पोर्टल पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 9 और 9C की बात की अहमियत क्लियर हो गई होगी। टर्नओवर्स की लिमिट मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है कि जो जीएसटीआर 9 है उसको रेडी करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो हम 9 और 9C तैयार करेंगे उसमें हमें डेटा की जरूरत होगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 24-25। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, बात को समझिए। इन जनरल अगर हम बात करें, करंट फाइनेंशियल ईयर की गलतियों को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक सुधारा जा सकता है, यानी अक्टूबर की रिटर्न को आप 30 नवंबर तक लेट कर सकते हैं। तो बात को समझो, हमारा फाइनेंशियल ईयर था जैसे 22-23, तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 22-23 की गलतियों को 23-24 के अंदर सुधारा गया हो और 23-24 की गलतियों को जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 इसमें सुधारा गया हो। तो बात का लॉजिक समझिए, आप इसे यूं समझिए कि आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर के डेटा को देखा कि भाई टैक्स का पेमेंट होके रखा है 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स का पेमेंट बन रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपीस। तो आपको क्या समझ में आया कि 10 लाख रुपए का टैक्स है 23-24 का जमा नहीं हुआ, तो वो 10 लाख रुपए का टैक्स का पेमेंट जो रेगुलर रिटर्न चल रही है हमारी, जो सितंबर मंथ की रिटर्न है, अक्टूबर की मंथ की रिटर्न है, उसमें हम पे कर देंगे, या फिर 9 के अंदर DRC03 में दिखा के वहां से पे कर देंगे, प्रॉब्लम सोल्व। लेकिन यहां पे आपने एक चीज मिस कर दी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 22-23 के अंदर भी कोई 20 लाख रुपीस की सेल या टैक्स का पेमेंट था जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में आप नहीं कर पाए और उसे आपने पे किया 23-24। तो बात को समझिए, 23-24 के अंदर जो 1 करोड़ का जो सेल था उसमें 20 लाख रुपए 22-23 के थे, तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पे 80 लाख रुपीज ही था और करना आपको 1 करोड़ 10 लाख था, तो इतना डिफरेंस था। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इस तरह से डेटा निकालना होता है कि भाई कोई 22-23 का काम कोई 23-24 में तो नहीं किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, किया हुआ है तो उस डेटा को निकाल के साइड में रख दो क्योंकि वो माइनस करना है। दूसरा, 23-24 का क्या क्या काम
हम 24-25 में करेंगे, उसका एक लॉग बना के लिख लेंगे, जिससे वो चीजें हम जीएसटीआर 9 में इजीली मेंशन कर सकें। तो इसलिए जिस भी ईयर की आप 99सी फाइल कर रहे होते हैं, उसका इफेक्ट है, यानी उसका जो डेटा है, वो बनाने में हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उन दोनों पे ध्यान देना होता है। तो मेरी चीजें क्लियर हो रही होगी, अगर नहीं हो रही है तो फिर भी हो जाएगी, वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो अब बात को क्या समझना है, बात इतनी समझनी है कि अकाउंट्स रेडी करना है। तो ये अकाउंट्स तो वैसे भी रेडी है ही, क्योंकि पहले अगर मैं बात करता हूं तो इस बार 9 और 9C के फॉर्म लेट आए हैं। नॉर्मली अगस्त मंथ के अंदर 99C के फॉर्म आ जाते हैं, तो अगस्त मंथ में हम 99C की भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और ऑडिट के लिए भी डेटा को तैयार कर लेते हैं, दोनों को मैच उसी वक्त ही कर लेते हैं और ऑडिट करवा देते हैं, तो उसमें गलती होने की चांसेस नहीं रहती। लेकिन इस बार 99C के फॉर्म काफी लेट आए हैं, तो अकाउंट्स तो आपका रेडी ही है, क्योंकि आपकी अभी रिसेंटली ऑडिट हो चुकी है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपने डेटा को रेडी रखना है। दूसरी चीज, आपने सेल पोर्टल पे कितनी चढ़ाई है, बुक्स में कितनी सेल है, उसको आपको कंसिडर करना है, और ये करना है आपको B2B और B2C के हिसाब से। सर बात समझ में नहीं आई, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। ऐसा पॉसिबल है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है कि 1 करोड़ का टैक्स है भाई, जिसको हमने पे किया, और आपने जीएसटीआर 9 के अंदर देखा ऑटो ड्राफ्ट में, और उसमें भी 1 करोड़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपके बुक्स के अंदर B2B के अंदर 70 लाख रुपए दिखा रहा है, लेकिन जीएसटी पोर्टल में 60 लाख दिखा रहा है, तो इसको हमें सही करना होगा। तो आप अपने सेल्स का डेटा बुक से B2B B2C के हिसाब से निकाल लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टैली सॉफ्टवेयर की, तो इसमें तो इशू नहीं आता, समरी बन के आती है, लेकिन मार्केट में भी बहुत सारे लोकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें ये समरी नहीं आती है, वो हाथ से हमें बनानी पड़ती है, तो इसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है और कितना आईटीसी आप क्लेम करने वाले हैं, वो सारी चीजें आप रेडी कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डेटा जरूर बना लेना कि जो आपने 23-24 में जो आईटीसी क्लेम करी है, वो आईटीसी गुड्स की कितनी थी, सर्विसेज की कितनी थी, एसेट्स की कितनी थी, आरसीएम की कितनी थी, इसकी प्रॉपर आप रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, तो जिससे आपको 9 के अंदर चैलेंज फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर जीएसटीआर 9 का फॉर्म तो बहुत बड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या डिटेल्स चढ़ानी है। तो मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, इस चार्ट को आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा, और मैं अभी आपको जीएसटीआर 9 का फॉर्म भी दिखाऊंगा, और उसमें जो हल्के फुल्के जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और अगर आपको यूं लगे कि सर डिटेल फिलिंग का भी कोई वीडियो लेके आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस चीज को भी कंसिडर कर लेंगे। या फिर कोई कैंडिडेट प्रॉपर वे में जीएसटी रिटर्न फिलिंग सीखना चाहता है, या जीएसटीआर 99C के असाइनमेंट करना चाहता है, तो हमारा प्रीमियम कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, डेमो क्लासेस देखने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अकेडमी कॉमर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के ऐप को लॉगिन कीजिए, यहाँ पे आप हमारे डेमो वगैरह भी वॉच कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट और दे दूं, हमारा एप्लीकेशन आईफोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, टैबलेट के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर सब जगह चलता है। चलो भाई टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी टेबल क्या है, तो ये आप चार्ट बनाइए। चार्ट कुछ इस तरह से बनाइए कि भाई जो भी जीएसटीआर 9 में टेबल्स आ रही है या हेड आ रहे हैं, इसके अंदर जो टेबल नंबर 4 और 5 है, वो सेल्स की टेबल है, जो शो करती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया 23-24। जो भी हमारी आईटीसी की टेबल्स है, वो 6, 7, 8 है। 8 को एक बार आप बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि टेबल नंबर 8 अपनों सबसे लास्ट में बनाएंगे, तो इसमें पहले अपनों को 8 पे माथापच्ची नहीं करनी है, 6 और 7 को करनी है। तो अगर आपको ये देखना हो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आईटीसी का जो ट्रीटमेंट करना है, वो हमें टेबल नंबर 6 और 7 करना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 23-24, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टैक्स पेमेंट आपने कितना किया है, वो आपको मिलेगा टेबल नंबर 9 में। तो मान के यही चला जाता है कि जो टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 9 का डाटा मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ तो आपने टैक्स कम दिया या टैक्स आपने ज्यादा दिया है, तो उसके हिसाब से जो फर्दर एडजस्टमेंट हम करेंगे। दूसरी चीज, आपने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 23-24 का कोई भी एडजस्टमेंट या आईटीसी क्लेम 24-25 में किया है, तो वो जीएसटीआर 9 में आपको शो करना होता है। वो शो करने के लिए अगर आप सेल्स का देखना चाहते हो, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में कोई सेल्स थी या कोई टैक्स का पेमेंट था जो आपने 24-25 में किया, तो उसके लिए टेबल है, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11। अगर आपने कोई भी आईटीसी या आईटीसी का रिवर्सल 23-24 का 24-25 के अंदर किया है, तो उसके लिए आईटीसी की टेबल है 12 और 13, और जो टैक्स पेमेंट की टेबल है वो 14, यानी 10 और 11 के अंदर कोई भी सेल्स है,
उसका अगर टैक्स पेमेंट का एडजस्टमेंट है तो टेबल नंबर 14 के ऊपर आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको फिर से रिपीट कर दूं, आप इसे यूं समझ लीजिए 23-24 फाइनेंशियल ईयर की सेल 23-24 में ही दिखाई गई है, तब आपकी टेबल में डेटा आएगा 4 और 5 और टैक्स पेमेंट का डेटा आएगा टेबल नंबर 9। 23-24 फाइनेंशियल ईयर का कोई भी टैक्स का पेमेंट आपने किया 24-25 के अंदर तो आपकी टेबल इफेक्ट होगी 10 और 11 और टैक्स का जो इफेक्ट है वो आएगा टेबल नंबर 14 के ऊपर। तो ये चीज हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको जीएसटीआर 9 का फॉर्म दिखाता हूं और उसमें जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलो भाई चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं जीएसटीआर 9 का फॉर्म मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो ये डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूट समरी आ रहा है, इसके अंदर पूरी डिटेल्स है। यानी जो आप फॉर्म अभी आप देख रहे हो इसमें कुछ टेबल्स में वैल्यू आ रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी हमारी पूरे साल की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी है उनका यूज करके ये जीएसटीआर 9 का एक स्टेटमेंट बना दिया है और टेबल नंबर 8 का भी डेटा रेडी कर दिया गया है। अब अगर आप इसको एज ए पीडीएफ में देखना चाहते हो कि जीएसटीआर 9 में कौन कौन से हेड में क्या क्या वैल्यू आई है तो आप इस पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि पूरे साल में मैंने जीएसटीआर 1 में क्या काम किया है तो पूरे साल के जो जीएसटीआर 1 का जो टोटल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड जीएसटीआर 1 के अंदर। और पूरे ईयर की जो जीएसटीआर 3 भी है उसका टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये टेबल नंबर 8 है, इसमें थोड़ा आईटीसी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप कहेंगे नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा और इसमें इसके ट्रीटमेंट्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे फॉर्म्स आपके पास में आगे रखें। ये सारे कंपलसरी नहीं है और कुछ ऑप्शनल होते हैं, तो ऑप्शनल वाली चीजें हम वैसे भी नहीं भरते। जो कंपलसरी है वो हम सारे के सारे फाइल करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको टेबल बताई है उसके हिसाब से डेटा को कंसीडर करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 9। तो टेबल नंबर 4 सेल्स की है, टेबल नंबर 5 भी सेल्स की है, टेबल नंबर 9 है वो टैक्स पेमेंट की है। टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 आप मान सकते हो जीएसटीआर 1 से बनती है और टेबल नंबर 9 है ये जीएसटीआर 3 भी से बनती है जो भी आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। तो टेबल नंबर 4 और टेबल 9 का डेटा मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसके फर्दर आप ट्रीटमेंट कीजिए या फिर डीआरसी 03 से उसका पेमेंट कीजिए। टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल सेल्स है उसका पूरा डिटेल आता है या फिर वो लायबिलिटी जिसका टैक्स हमें पे करना होता है। जैसे अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं तो आप अपने मर्चेंट का टैक्स पे करेंगे, वो भी टेबल नंबर 4 में आएगा। आरसीएम है वो भी टेबल नंबर 4 के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें आएगी। टेबल नंबर 5 है उसमें वो सेल्स आपको डालनी है जो नॉन टैक्सेबल होती है। कहने का मतलब है एग्जेम्प्ट हो गया, नील हो गया या नॉन जीएसटी हो गया या फिर आप खुद आरसीएम के सेल्स के इनवॉइस बनाते हैं, वो सारी चीजें टेबल नंबर 5 के अंदर आएगी। टेबल नंबर 4 में एक शानदार सा चेंज हुआ है। वो चेंज ये हुआ है कि यहाँ पे आप जीवन देख सकते हैं। पहले जीवन नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वो ई कॉमर्स वाला लफड़ा नहीं होता था जो रिसेंटली अभी चालू किया गया है। तो जो भी आपकी मर्चेंट की सप्लाई है, यानी आप खुद एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, यानी आप जोमेटो खुद हो और आप अपनी मर्चेंट की सप्लाई का टैक्स पे करते हो, तो वो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे जीवन में डालनी है। बाकी जो आपकी जितनी भी सप्लाईज है वो बी टू सी बी टू बी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डाल देना है। देखो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि आपको अपनी टैली ओपन करनी है और टैली में आपने देखा कि B2C की सप्लाई है 2 करोड़ और यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 1 करोड़ 50 लाख, तो आपको एडिट कर देना है। बस ध्यान रखिएगा कि टैक्स का पेमेंट मैच करें, नहीं कर रहा है तो उसके फर्दर ट्रीटमेंट करें। और जो भी आप करें, कुछ भी आप करें, बस कुछ भी का मतलब लीगल काम ही करना है। उसमें तो लीगल ही होगा, इनलीगल तो कुछ हो भी नहीं सकता। बस ध्यान ये रखना है कि जीएसटीआर 9 का जो टर्नओवर का जो टोटल आ रहा है वो टोटल आपके पीएनएल से मैच करना चाहिए। टर्नओवर निकालेंगे कहां से वो मैं आपको बता देता हूं। जो टर्नओवर का जो सेगमेंट है वो आपको 10, 11, 12, 13 टेबल पे मिलेगा। इसे आप ओपन कीजिए और ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल टर्नओवर, ये जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है ये आपकी पीएनएल से मैच करनी चाहिए। अगर मेरी माने तो यहाँ पे 0.78 आ रहा है तो आपके जो ऑडिट में 0.78 ही है, तो वो 0.78 ही यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो ये सारे आपको ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो सिंपली टेबल नंबर 4 के अंदर टैक्सेबल सेल्स आएगी, 5 के अंदर एग्जेम्प्ट वाला आएगा, 9 में टैक्स पेमेंट आएगा, 10, 11 के अंदर आप 23 फाइनेंशियल का कोई भी ट्रीटमेंट 24, 25 में करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि 10,000 की जो टैक्स है वो कम पे किया गया है, वो अब आप अभी करंट मंथ की सितंबर मंथ की रिटर्न में करेंगे या अक्टूबर की रिटर्न में करेंगे। तो कहने का मतलब 23, 24 का काम 24, 25 में किया, तो वो जो काम किया है वो आपको 10 और 11 में दिखाना है। टैक्स पेमेंट से संबंधित है तो 14 नंबर टेबल के अंदर भी मेंशन करेंगे। या फिर
आपने कोई आईटीसी क्लेम करी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की करंट फाइनेंशियल ईयर में, तब उस केस में 12, 13 और 8 नंबर का रेफरेंस आएगा। तो ये सारी डिटेल्स है। तो ये आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टेबल को ओपन करके इनके हेड्स के बारे में भी बताया जाए तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं 4-5 डेज के अंदर एक नया वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।